तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 14 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड का ऐतिहासिक परिचय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू झारखंड सार संग्रह बुक में दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नामकरण वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिसमें देखेंगे कि झारखंड से संबंधित जितने भी नाम प्राचीन समय में या विभिन्न काल में लिए गए हैं, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा है? तो 4 ऑप्शन हैं आपके। पहाड़ियों की बहुलता के कारण, पठार की बहुलता के कारण, वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, और ऑप्शन नंबर डी जनजातियों की बहुलता के कारण। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण इस राज्य का जो नाम है वो झारखंड पड़ा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो अगर हम लोग सर्वप्रथम उल्लेख की बात की जाए तो हम लोग 2 तरह का जिक्र करेंगे। एक है आपका साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरली सोर्सेज की बात करते हैं या लिटरेचर सोर्सेज की बात करते हैं। वहीं जो दूसरा होता है वो आपका पुरातात्विक साक्ष्य होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत की बात करें तो वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में है, लेकिन अगर हम लोग पहला पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो वो आपका 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु पुराण में नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी नहीं, आयन अकबरी में भी नहीं। ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब सवाल उठता है कि झारखंड का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये एक तरह से साहित्यिक स्रोत है, ये पुरातात्विक स्रोत नहीं है। तो सवाल उठता है कि झारखंड को ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया था? तो 2 नाम याद रखिएगा, एक है आपका पुंड और दूसरा है पुंडरू। तो पुंड और पुंडरू ये जो है झारखंड में झारखंड का जो नाम है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में देखने को मिलता है, पुंड या फिर पुंडरू। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी आपको बताया गया था कि झारखंड का जो पहला जो आपका लिटरली सोर्सेस है, यानी कि साहित्यिक स्रोत, वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। वहीं पहला जो पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि आर्कियोलॉजिकल स्रोत जो है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो 7वीं शताब्दी में ये नहीं, 10वीं शताब्दी में भी नहीं, 11वीं शताब्दी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13वीं शताब्दी में। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। वहीं झारखंड शब्द का सर्वप्रथम जो है पुरातात्विक प्रमाण वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, ताम्रपत्र यानी कि आपका एक तरह से मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, हाथ से लिखा रहता है, उसमें झारखंड का उल्लेख मिलता है पुरातात्विक साक्ष्य में। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब अलग अलग काल में झारखंड का नाम पूछा जाता है। जैसे अभी हम लोग देखें कि ऐत्रेय ब्राह्मण में जो झारखंड का नाम था वो आपका पुंड या फिर पुंडरू था। उसी तरह अब पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद में झारखंड का नाम क्या है, अथर्ववेद में झारखंड का नाम क्या है, वायु पुराण में क्या नाम, विष्णु पुराण में क्या नाम। तो इस तरह से आपको नाम जो है वो झारखंड का याद रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में झारखंड का जो उल्लेख है वो किक्कट प्रदेश के रूप में मिलता है। तो ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किक्कट प्रदेश के रूप में मिलता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक की बात करें कि जो आपका कुकुटलाड है, तो ये कुकुटलाड झारखंड को किसके द्वारा कहा गया था? तो कुकुटलाड जो है वो फाहियान के द्वारा झारखंड को कहा गया था। वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करें, झारखंड शब्द, तो ये जो झारखंड शब्द है वो आपके कई सारे मतलब कि इसमें मिलता है। झारखंड जो है वो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है, और ताम्रपत्र में झारखंड नाम ही मिलता है। ठीक है ना। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और भी याद रखिएगा कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड मिलता है, तारीख ए फिरोजशाही में भी झारखंड, तारीख ए बंगला में भी झारखंड,
सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड, कबीर के जो दोहे में भी झारखंड, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो पद्मावत बुक लिखा गया है उसमें भी झारखंड, अकबरनामा में भी झारखंड, और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड जो है वो उसका नाम झारखंड ही मिलता है। तो ठीक है, तो झारखंड प्रदेश बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मिडिएवल हिस्ट्री में जितना भी राइटर वगैरह है इसके अधिकांश में आपका जो है वो झारखंड शब्द ही मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करें यानी कि मुरुंड नहीं मुरंड है, तो दो नाम आता है, एक आपका मुरंड और एक आता है आपका मुरुंड। तो मुरंड जो है वो वायु पुराण में कहा जाता है। तो जो आपका जो मुरंड है तो मुरंड आपका वायु पुराण में है, जबकि अगर मुरुंड की बात करें तो ये आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में है। तो मुरुंड समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में और मुरंड आपका वायु पुराण में है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। तो झारखंड को व्रात्य किस में कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में झारखंड को जो है वो आपका क्या कहा गया है। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश कहा गया है, तो ऋग्वेद तो होगा नहीं। उसके बाद अगर हम लोग सामवेद की बात करें तो सामवेद का जो जिक्र है वो झारखंड में नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो सामवेद में जो है वो कहीं भी झारखंड का उल्लेख नहीं किया गया है। और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में झारखंड का उल्लेख किया गया है, वो आपका जो है वो व्रात्य प्रदेश के रूप में किया गया है, व्रात्य प्रदेश के रूप में। उसके अलावा अगर यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद का भी जो है वो जिक्र झारखंड में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग वेद की बात करें तो एक आपका ऋग्वेद में झारखंड को किक्कट कहा गया है। उसके बाद अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है, जबकि सामवेद और यजुर्वेद में झारखंड को कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वैदिक साहित्य के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए वैदिक काल जो है वो दो भागों में बटा हुआ था। एक तो है आपका 1500 से 1000 जो ईसा पूर्व है, इसको हम लोग बोलते हैं ऋग्वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व जो काल है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो इस वैदिक साहित्य जो है वो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में लिखे हुए गए जितने भी साहित्य हैं इनको वैदिक साहित्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन उठता है कि वैदिक साहित्यों में झारखंड की जो जनजातियाँ हैं तो इन जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है शूद्र, ऑप्शन बी है अस्पृश्य, ऑप्शन सी है असुर और ऑप्शन डी है अनाह। तो इनमें से किस नाम का प्रयोग किया गया है वो देखिए। तो याद रखिएगा आप कि वैदिक साहित्यों में जो झारखंड की जनजातियां हैं उनके लिए असुर शब्द का उल्लेख किया गया है। शूद्र, अस्पृश्य और अनाह का नहीं बल्कि असुर का जो है वो जिक्र किया गया है झारखंड की जनजातियों के रूप में। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देवता कहा गया है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस वेद में जो है वो झारखंड के जो जनजाति लोग रहते हैं इनके बारे में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देवता कहा गया है। तो आपको पता होना चाहिए ये ऋग्वेद में कहा गया है, ठीक है, ये ऋग्वेद में कहा गया है। और ऋग्वेद में ही झारखंड के बारे में झारखंड का जो नाम है वो किक्कट प्रदेश के रूप में मिलता है, किक्कट प्रदेश के रूप में। वहीं अथर्ववेद में अगर झारखंड का नाम देखें तो वो आपका व्रात्य प्रदेश के रूप में मिलता है, जबकि सामवेद और यजुर्वेद में झारखंड का उल्लेख नहीं मिलता है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो वो ऐसा होगा कि वैदिक साहित्य में अगर झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है और वेदों में असुरों की जो है वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है वेदों में। इसके अलावा ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या फिर शिष्णों का देव कहा जाता था, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुजुक ए जहांगीरी की बात की जा रही है तो ये पता होना चाहिए आपको। तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं अगर हम लोग खुकरा की बात करें
तो खोखरा जो है वो मुग़ल काल में प्रयोग किया जाता है। तो मुग़ल काल में खोखरा या फिर कोकरा शब्द का प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए। वहीं तुजू के जहांगीर में झारखंड के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देखिए, तो अगर हम लोग देखें कि ये जो ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर जो है वो कब यूज़ किया गया था, छोटा नागपुर जो है वो एरिया। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन व्यवस्था चल रहा होता है, तो ब्रिटिश शासन काल में ही जो है वो झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी झारखंड, तो झारखंड को झारखंड कब कहा गया है इसके बारे में जानिए। तो जो है झारखंड को, जो झारखंड है वो बहुत सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, तारिक फिरोशाही में, तारिक बंगला में, सियार उल मुतखरीन में, कबीर के दोहे में, पद्मावत में, अकबरनामा में और नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड का नाम जो है वो झारखंड ही देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है वो आपका कुक्कुट है। तो जो है कुक्कुट, ये झारखंड को कब कहा गया था। तो दो नाम आता है, एक तो आता है आपका कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश। तो कुक्कुट या फिर जो कुक्कुट देश है ये टॉलमी के द्वारा कहा गया था। कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश जो है वो टॉलमी के द्वारा कहा गया था। वहीं अगर हम लोग फाहियान की बात करें, टॉलमी नहीं, सॉरी, ये गलत हो जाएगा। कुक्कुट जो है कुक्कुट, तो कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख किया गया है। कुक्कुट या फिर जो आपका कुक्कुट देश है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है ये यूज किया गया है। टॉलमी द्वारा तो झारखंड को मुंडल कहा गया था, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग कुक्कुट लाट की बात करें, तो कुक्कुट लाट जो है वो फाहियान के द्वारा कुक्कुट लाट कहा गया था। तो दो नाम याद रखिएगा, एक है आपका कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश। तो कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश जो है वो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आता है। वहीं अगर कुक्कुट लाट की बात करें तो वो आपका फाहियान के द्वारा कहा गया था झारखंड को। तो तुजू के जहांगीर में झारखंड के लिए क्या नाम मिलता है, तो खोखरा नाम मिलता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा मुग़ल काल में झारखंड के लिए खुकरा या फिर कुकरा या फिर कोखरा नाम मिलता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था, ये भी पता हो गया। झारखंड शब्द जो है वो बहुत सारे नाम में मिलता है। कुक्कुट और कुक्कुट देश आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। वहीं कुक्कुट लाट फाहियान के द्वारा कहा गया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कि किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्रू के नाम से मिलता है। तो अभी आपको बताया गया था झारखंड का जो उल्लेख है पुंड या फिर पुंड्रू के नाम से जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो मतलब कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम अगर साहित्यिक उल्लेख कहीं मिलता है तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण में ही मिलता है। और ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का नाम पुंड या फिर पुंड्रू के नाम से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया था, ज़रा सोचिए। तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया था, ठीक है ना। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो एक और पुराण है वो है आपका विष्णु पुराण, ठीक है ना। पहले हम लोग वायु पुराण में देखते हैं, झारखंड को वायु पुराण में जो है वो मुरंड कहा गया। फिर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया। तो मुरंड वायु पुराण में और मुरुंड समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं भागवत पुराण में क्या कहा गया है, तो अगर भागवत पुराण की बात करें तो आपका किक्कट प्रदेश की जो है वो चर्चा किया गया है। तो जो किक्कट प्रदेश है वो भागवत पुराण में कहा गया है, लेकिन ऋग्वेद में किक्कट कहा गया है, कीकट, ठीक है ना। और भागवत पुराण में जो है वो 2 ठो ये है, ऐसा 3 ठो का है। तो किक्कट 3 ठो का आएगा ये आपका भागवत पुराण में, ठीक है ना। और अगर ऋग्वेद की बात करें तो सिंपल कीकट हो जाएगा 2 ठो का वाला, ये वाला याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। इसके अलावा अगर हम लोग विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है वो देखिए। तो मुंड जो है वो विष्णु पुराण में कहा गया है। तो 3-4 नाम है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, इसको आप 2-3 बार रिकॉल कीजिएगा तभी याद होगा। सबसे पहले हम बताएं कि मुंड विष्णु पुराण में, मुरंड वायु पुराण में, मुरुंड समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में।
कीकट प्रदेश ऋग्वेद में और किक्कट, तो कीकट प्रदेश ऋग्वेद में और किक्कट प्रदेश भागवत पुराण में, ठीक है ना। वहाँ पे 2 ठोका आएगा, यहाँ पे 3 ठोका आ गया, 3 ठोका आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला कन्फ्यूजन है। तो वायु पुराण, विष्णु पुराण और समुद्रगुप्त की पर्याय प्रशस्ति, इसमें मुरुंड है कि मुंड है कि आपका मुरंड है, ये कन्फ्यूजन होता है, इसको याद कीजिएगा। ऋग्वेद और भागवत पुराण में कन्फ्यूजन होता है, तो ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश और भागवत पुराण में किक्कट। देखिए ऋग्वेद में ऐसे आएगा कीकट और भागवत पुराण में KEE आएगा ऐसा। ये कीकट ऋग्वेद में और किक्कट ये आपका भागवत पुराण में आता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो तारीख़-ए-फिरोज़शाही में झारखंड को झारखंड कहा गया है। वहीं तारीख़-ए-बंगला की बात करें तो तारीख़-ए-बंगला में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा गया है। तारीख़-ए-बंगला में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। सियार-उल-मुत्खरीन में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। कबीर के दोहे में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित एक है आपका है रचना जो पद्मावत है, उसमें भी झारखंड कहा गया है। अकबरनामा में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। तो दूसरे नाम से संबोधित यानी कि तीनों से अलग कौन है, तो वो आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगर हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश कहा गया है। वहीं कुक्कुट लाड कहाँ पे कहा गया है, तो वो आपका फायान के द्वारा कुक्कुट लाड कहा गया है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कि टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो जो टॉलमी है वो झारखंड को क्या कहता है, तो वो मुंडल कहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। झारखंड कहाँ कहाँ पे मिलता है वो तो आपको पता हो गया, बहुत सारा है। कलिंद देश कहाँ पे मिलता है झारखंड का उल्लेख, वो देखिए। तो अगर हम लोग पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य की बात करें तो जो आपका पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य है यहाँ पे झारखंड को कलिंद कहा जाता था। इसके अलावा खुकरा की बात करें तो खुकरा जो है वो 2 जगह में आता है, एक तरह से है खुकरा या फिर कुकरा या फिर कोकरा, ये जो है वो मुगल काल में आता है। तीनों नाम खुकरा, कुकरा और कोकरा ये तीनों मुगल काल में आता है। वहीं अगर खोकरा की बात करें तो खोकरा जो है वो तुजुक-ए-जहांगीरी में नाम आता है। तो खुकरा जो है वो मुगल काल में, कुकरा, खुकरा और कोकरा ये सभी मुगल काल में आता है। वहीं तुजुक-ए-जहांगीरी की बात करें तो जहांगीरी में आपका जो है वो खोकरा आता है, खोकरा, ठीक है। मुंडल तो बता ही दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो वायु पुराण में तो अभी आपको बताया गया था वायु पुराण, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और विष्णु पुराण, तीनों में एक जैसा नाम देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो विष्णु पुराण में जो है वो मुंड मिलता है। तो मुंड है, एक आपका मुरंड है, ठीक है, और एक आपका मुंड है, मुरंड है और एक आपका मुरुंड है। तो मुंड आपका जो है वो विष्णु पुराण में मिलता है। उसके अलावा देखिए मुरंड, तो मुरंड जो है वो आपका वायु पुराण में मिलता है, ठीक है, और आपका जो मुरुंड है वो आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। तो ये तीनों नाम काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं, इसको आप बार बार याद कीजिए। तो अगर हम लोग देखें वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, तो अभी तो आपको बताया गया था कि वायु पुराण में झारखंड को जो है वो मुरुंड कहा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। मुंड कहाँ पे कहा गया है, तो ये आपके विष्णु पुराण में जो है वो मुंड कहा गया है। मुरंड जो है वो आपका वायु पुराण में कहा गया है और मुरुंड आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। तो आई होप ये पॉइंट आपको पता हो गया होगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर जो सी है तो पुंड या फिर पुंड्रू ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है,
ठीक है ना, इस नाम को भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग पुंडरिक की बात करें ऑप्शन नंबर डी, तो जो पुंडरिक है ये महाभारत के दिग्विजय पर्व में इसका उल्लेख किया गया है। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में पुंडरिक का यूज किया गया है। और पुंडरिक के अलावा झारखंड को पशुभूमि, कर्कखंड या फिर अर्कखंड भी कहा गया है। तो महाभारत काल में एक पर्व का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है दिग्विजय पर्व। तो उस दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड या फिर अर्कखंड इन सभी नामों से संबोधित किया गया है। तो आई होप ये चारों जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कि विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। तो अभी आपको बताया गया था कि 2-3 नाम याद रखिएगा, एक आपका मुंड, एक आपका मुरंड, एक आपका मुरुंड। तो मुंड आपका विष्णु पुराण में, मुरंड आपका वायु पुराण में और मुरुंड आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है ना। तो अगर हम लोग विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है। ठीक है ना। इसके अलावा मुरंड की बात करें तो ये आपका वायु पुराण में कहा गया है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर हम लोग मुरुंड की बात करें तो मुरुंड जो है वो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। इसके अलावा अगर पुंडरिक की बात करें तो पुंडरिक, पशुभूमि, कर्कखंड या फिर अर्कखंड ये सभी महाभारत के दिग्विजय पर्व में कहा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग खोखरा की बात करें तो जो खोखरा है वो आपके तुजुक ए जहांगीर में कहा गया है। खुकरा, कुकरा और कोखरा ये मुगल काल में कहा गया है, जबकि खोखरा जो है वो आपका तुजुक ए जहांगीर में कहा गया है। तो ये चारों ऑप्शन आपके जो है वो समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कि फायान के द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो फायान जो है वो कुक्कुट लाड कहता है झारखंड को, ये पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 2-3 पॉइंट है यहाँ पे भी बनता है, इसको भी याद रखिए। अगर कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश की बात करें तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। वहीं कुक्कुट लाड की बात करें तो ये फायान के द्वारा कहा गया था। तो कुक्कुट लाड फायान के द्वारा। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट देश कहा गया था। वहीं अगर मुंडल की बात करें तो मुंडल जो है वो आपका टॉलमी के द्वारा कहा गया था। और वहीं अगर छोटानागपुर की बात की जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटानागपुर कहा जाता था। वहीं अगर किक्कट प्रदेश की बात करें, एक है आपका ये वाला किक्कट और एक है आपका ये वाला किक्कट। तो अगर इस वाले किक्कट की बात करें तो इसका जो उल्लेख है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण में नहीं, मतलब कि ऋग्वेद में मिलता है। तो इस वाले किक्कट का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो पुंड या फिर पुंडरू मिलता है, जबकि ये वाला किक्कट ऋग्वेद में मिलता है। जबकि ये वाला किक्कट प्रदेश जो है वो आपका भागवत पुराण में देखने को मिलता है। तो ये ऋग्वेद में और ये आपका भागवत पुराण में ये वाला किक्कट प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो फिर वही आ गया है आपका कि अगर ये वाला किक्कट की बात करें तो ये वाला किक्कट जो है वो आपका ऋग्वेद में कहा गया है, जबकि ये वाला किक्कट की बात करें तो ये आपका भागवत पुराण में कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर यहाँ पे आया है मुरंड। तो 3 वर्ड याद रखिए, एक आपका मुंड, एक आपका मुरंड, एक आपका मुरुंड। तो मुंड की बात कीजिए तो वो आपका विष्णु पुराण में है। तो विष्णु जी जो है हमेशा मुंड में रहते हैं, तो मुंड विष्णु पुराण में। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, तो मुरंड जो है वो वायु पुराण में होगा। विष्णु पुराण मुंड में कहा गया है, मतलब विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। तो विष्णु जी हमेशा मुंड में रहते हैं, तो मुंड विष्णु पुराण, मुरंड वायु पुराण। और मुरुंड की बात करें तो वो आपका समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। ठीक है ना। तो मुंड जो है वो आपका विष्णु पुराण, मुरंड जो है वो आपका वायु पुराण, ठीक है ना। और मुरुंड जो है वो आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर सी, कलिंद देश। तो कलिंद देश किस में कहा गया है। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो होता है, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद कहा जाता है। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 16 का यानी भागवत पुराण का जो है वो भागवत पुराण जो है वो झारखंड में भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी किक्कट प्रदेश कहा जाता था। अब देखिए ऑप्शन नंबर 17 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 कि छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबोधित किया जाता था? तो छोटा नागपुर कब कहा जाता था वो देखिए, अगर हम लोग देखें तो ह्वेनसांग के द्वारा झारखंड को किलोना, सुकालाना या फिर कर्ण सुवर्ण कहा जाता था। फाहियान के द्वारा झारखंड को जो है वो कुक्कुट लाड कहा जाता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को जो है वो मुरुंड कहा जाता था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को छोटा नागपुर कहा जाता था। ये हो गया आंसर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18 कि इतिहासकार जो है बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो एक यहाँ पे हिस्टोरियन का नाम दिया गया है और उस हिस्टोरियन का जो नाम है वो है आपका बुकानन जी। तो इसमें बताया गया है कि इतिहासकार जो बुकानन है वो, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो यानी कि बनारस। गया, सासाराम, इलाहाबाद नहीं होगा। इसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन समझिए आप कि इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया है? तो इसका आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, फिर हम लोग देखते हैं इसका उत्तर की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 1833 में, यहाँ पे 1834 दिया है लेकिन 1833 याद रखिएगा। तो 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का जो मुख्यालय है वो विल्किंसनगंज या फिर किशनपुर के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो मुख्यालय है दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का, इसका मुख्यालय विल्किंसनगंज या फिर किशनपुर में किया गया था। तो विल्किंसनगंज जो है पहले रांची का नाम पहले किशनपुर को हुआ करता था और किशनपुर से भी रांची को पहले विल्किंसनगंज कहते थे। तो ये याद रखिएगा। तो पहले रांची को जो है वो किशनपुर कहा जाता था और किशनपुर को पहले जो है वो विल्किंसनगंज कहा जाता था। तो सिंपल सी यही अर्थ हो गया कि विल्किंसन, किशनपुर और रांची तीनों एक ही का ही नाम है। और 1833 में ही दक्षिण पश्चिमी सीमा फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना हुआ था और उसका जो मुख्यालय है वो विल्किंसनगंज में था, जिसको बाद में किशनपुर के नाम से जाना गया, फिर उसको बाद में रांची के नाम से जाना गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी हो जाएगा, यानी कि किशनपुर। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपका जो है 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। आपको पता होना चाहिए कि अशोक के शिलालेख में झारखंड का उल्लेख नहीं मिला है, हाथी गुम्फा अभिलेख से भी झारखंड का उल्लेख नहीं मिला है, लेकिन अशोक का जो है एक शिलालेख में बताया गया था कि जो है वो मतलब कि यहाँ के जनजातियों के ऊपर जो है वो अशोक का नियंत्रण था, जिसके लिए वो 8वीं या फिर 8वीं क्षेत्र का उल्लेख करता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि झारखंड का जो प्रथम पुरातात्विक प्रमाण है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर सी कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो हम सभी को पता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड के नाम से जाना जाता था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि महाभारत काल में जो है वो झारखंड निम्नलिखित में से किस बृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार में था? तो जब महाभारत काल चल रहा था ना, तो उस समय जो झारखंड था वो बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार में हुआ करता था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जरासंध होगा। तो महाभारत काल में जो झारखंड है वो जरासंध सम्राट जरासंध जो कि बृहद्रथ वंशी
सम्राट था, इसी के अंतर्गत झारखंड आता था। तो महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में शामिल था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से हुई है? तो हम सभी को पता है कि झारखंड का जो है चर्चा महाभारत के दिग्विजय पर्व में 3-4 नाम से मिलता है। जैसे कि आपका मिलता है पुंडरीक, या फिर पशुभूमि, या फिर कर्कखंड, या फिर अर्कखंड। इन सभी नामों से झारखंड का उल्लेख मिलता है जो आपका महाभारत के दिग्विजय पर्व में। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कुक्कुट, तो कुक्कुट कब कहा गया है झारखंड को? तो हम सभी को पता है कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश जो है वो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। इसके अलावा आप देखिएगा तो कुक्कुट जो है लाड जो है वो आपका फाहियान के द्वारा कहा जाता है। फिर हम लोग देखें पुंड या फिर जो पुंड्रू है वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा जाता है। जबकि विष्णु जी हमेशा मुंड में रहते हैं, तो विष्णु पुराण में जो है झारखंड को मुंड कहा गया है। उसके बाद वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है, तो मुरंड जो है वो वायु पुराण में। इसके अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरंड कहा गया है। तो इन सभी पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कि महाभारत काल में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? तो हम सभी को पता है पशुभूमि, पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड या फिर अर्कखंड, ये सभी जो है झारखंड को कहा गया महाभारत के दिग्विजय पर्व में। अगर हम लोग पुंड की बात करें तो पुंड या फिर जो पुंड्रू है ये आपका ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मुंड जो है वो विष्णु जी के बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु जी हमेशा जो है मुंड में रहते हैं, तो विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। इसके अलावा वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। उसके अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग को पता चल गया है। ठीक है, और एक और जो है वो अटावी के बारे में देखिए, तो ये अटावी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो अभी आपको बताया गया था कि जो अशोक है, तो यहाँ पे भी बताए थे ना कि अशोक के जो शिलालेख है यहाँ पे झारखंड का उल्लेख किया गया था। तो उसके बारे में यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि अशोक का जो शिलालेख है तो इसमें झारखंड को क्या कहा जाता था, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन। तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो अशोक है, महान सम्राट अशोक, जो कि मौर्य काल के राजा थे, महान शासक थे। तो अशोक का जो 13वें शिलालेख है इसमें झारखंड को जो है वो किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जो ऑप्शन इसका अटावी है यही सही होगा। यहाँ पे भी अटावी हम लोग छोड़ दिए थे ना, तो अटावी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो अटावी है, अटावी जो है वो अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में अटावी क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और संभवतः जो ये अटावी क्षेत्र है वो झारखंड के लिए ही यूज किया गया था। अगर हम लोग मुंड की बात करें तो झारखंड का जो उल्लेख मुंड जो है वो विष्णु पुराण में मिलता है। मुरंड जो है वो वायु पुराण में मिलता है। मुरुंड जो है वो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। तो और पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड ये महाभारत में मिलता है। और अटावी जो है वो अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपका, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो हम सभी को पता है झारखंड को जो है वो मुरुंड कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। खोखरा जो है वो कब कहा गया वो हम सभी को पता है कि जो आपका तुजुक ए जहांगीरी है, तो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा गया है। वहीं अगर हम लोग जो है वो खोखरा की बात करें या फिर खोखरा या फिर जो है वो कुकरा इसकी बात करें या फिर कोकरा इसकी बात करें, तो ये सभी जो है वो मुगल काल में झारखंड को कहा गया है। कुकरा, खोकरा या फिर कोकरा, ये मुगल काल में झारखंड को कहा गया है। जबकि खोखरा जो है वो तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड को कहा गया है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो आपका कांकजोल है, तो कांकजोल जो है वो संथाल प्रगना वाले क्षेत्र को कहा गया है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा इसमें आप कि जो मतलब कि प्राचीन काल में जो संथाल प्रगना वाला क्षेत्र है, तो प्राचीन काल में संथाल प्रगना क्षेत्र को नरीखंड कहा जाता था। और इसी क्षेत्र को बाद में जो है वो कांकजोल के नाम से संबोधित किया गया। तो पहले नरीखंड
उसके बाद में कांकजोल कहा जाता है किसको, तो संथाल परगना वाले क्षेत्र को ही। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें कि तारिक ए फिरोज शाही में झारखंड को निम्नलिखित में से किस नाम से संबोधित किया गया है। तो तारिक ए फिरोज शाही के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम सभी को पता है कि ये जो आपका अटावी है ये तो अशोक के 13वें शिलालेख में कहा गया है। अगर हम लोग मुंडल की बात करें तो ये तो टॉलमी के द्वारा कहा गया है। वहीं अगर कुक्कुट लाट की बात करें तो ये आपका फाहियान के द्वारा कहा गया है। वहीं कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश की बात करें तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा कहा गया है। तो बचता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि झारखंड। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारिक ए फिरोज शाही में, तारिक ए बंगला में, सियार उल मुतखरिन में, कबीर के दोहे में, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में और अकबरनामा में, और साथ ही साथ नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में, इन सभी में जो है झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से ही मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, तारिक ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो अभी आपको बताया गया था कि तारिक ए बंगला में झारखंड को जो है वो झारखंड ही कहा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। खोखरा जो है हम सभी को पता है कि ये तुजू के जहांगीर में खोखरा कहा गया था, जबकि कुकरा, खुकरा और कोकरा ये मुगल काल में कहा गया था। अगर हम लोग कुक्कुट लाट की बात करें तो कुक्कुट लाट जो है वो फाहियान के द्वारा कहा गया था, जबकि कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश जो है वो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग कुक्कुट देश की बात करें तो ये कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश जो है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था। ये वाला भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि सियार उल मुतखरिन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया था। तो अभी आपको बताया गया था ये ऑप्शन नंबर ए यानी कि झारखंड ही होगा। इसके अलावा देखिए विष्णु जी हमेशा मुंड में रहते हैं, तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया। उसके अलावा वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया, तो मुरंड वायु पुराण में। और इसके अलावा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मुंड, मुरंड और मुरुंड पता होना चाहिए। खोखरा जो है वो तुजू के जहांगीर में कहा गया, जबकि खुकरा, कुकरा और कोकरा ये मुगल काल में कहा गया। कुक्कुट देश की बात करें तो कुक्कुट लाट तो फाहियान के द्वारा कहा जाता है, जबकि कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश जो है वो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था। ठीक है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि ह्वेन-त्सांग ने झारखंड के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर हम लोग देखें तो ह्वेन-त्सांग जो है वो झारखंड के लिए एक शब्द यूज करता है जिसका नाम है किलोना सुकालाना। और किलोना सुकालाना इसके साथ ही साथ झारखंड को जो है वो कर्ण सुवर्ण भी बोलता है, कर्ण सुवर्ण। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगर खोखरा की बात करें तो ये तुजू के जहांगीर में कहा गया है। और अगर मुरंड की बात करें तो ये आपके वायु पुराण में कहा गया है। मुंड की बात करें तो ये आपका विष्णु पुराण में कहा गया है। और मुरुंड की बात करें तो ये आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर डी, हो, से, मा, तो, ना, ये किसी में भी कहा नहीं गया है। इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 30 कि मलिक मोहम्मद जायसी की निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का जो उल्लेख किया गया है। तो हम सभी को पता है ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये तो रचना कालिदास का है। ठीक है। तो ये जो पद्मावत ये रचना है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है और इसमें झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो इसके बारे में जो है इसके बारे में याद रखिएगा कि कबीर के दोहे में झारखंड का जो उल्लेख है वो झारखंड के रूप में कहा गया है। ये जितने भी हैं कबीरदास, रहीम, सूरदास, मीराबाई ये सभी भक्ति काल के ही कवि हैं। तो रहीम का हम लोग का जिक्र नहीं मिलता है, सूरदास का भी नहीं मिलता है और मीराबाई का भी जिक्र जो है वो झारखंड में नहीं मिलता है। केवल कबीर के दोहे जो है इसमें झारखंड का जिक्र मिलता है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कि मुगल शासन के दौरान झारखंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल काल में हम लोग सभी को पता है खुकरा, कुकरा या फिर कोकरा, ये है तीनों जो है ये मुगल काल में जाना जाता था, जबकि खोकरा जो आपका है वो तुजू के जहांगीर में कहा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है।
तो आईने अकबरी की बात करते हैं हम लोग, तो आईने अकबरी में झारखंड को जो है वो कोकरा या फिर खंकारा कहा गया है। तो कोकरा या फिर खंकारा जो है वो आईने अकबरी में कहा गया है, जबकि जो है वो कुकरा या फिर खुकरा और जो कोखरा ये मुगल काल में कहा गया है। तो आईने अकबरी में कोकरा या फिर खंकारा कहा गया है, यानी कि उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो है वो संथाल परगना का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख मिलता है? तो वो कौन सा राजा है? तो जिसका जो है उल्लेख ताम्रपत्र में हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि 35। तो 35 का जो है ऑप्शन नंबर सी ये है। तो नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में जो है वो झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो एक मतलब कि 8वीं जनजाति का उल्लेख मिलता है या फिर 8वीं क्षेत्र का। और आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जो है वो मुरुंड के नाम से उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 नहीं मतलब क्वेश्चन नंबर 36, कि झारखंड को कर्कखंड के नाम से क्यों कहा जाता है? तो कर्कखंड जो है वो झारखंड को क्यों कहा गया वो देखिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि वनों की अधिकता के कारण, तो ये नहीं होगा। फिर देखिएगा जनजातियों की अधिकता के कारण, ये सही बात है। ऑप्शन नंबर सी है कि कर्क रेखा के गुजरने के कारण, तो ये सही नहीं है। हमको पता है कि झारखंड में कर्क रेखा जो है वो गुजरता है 5 जिलों से होकर, लेकिन उस समय कर्क रेखा के बारे में कोई भी तो जानकारी नहीं था ना। जंगली जानवरों की अधिकता के कारण ये भी सही नहीं है। तो ये आप जान लीजिए कि महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक, पशुभूमि, कर्कखंड और अर्कखंड ये सभी कहा गया है, लेकिन जो इसको कर्कखंड जो कहा जाता है स्पेशली वो जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्कखंड कहा जाता है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। आगे देखिए, कर्क सुवर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को जो है वो संबोधित किया गया है? तो आपको ये पता होना चाहिए, कर्क सुवर्ण नहीं होगा बल्कि कर्ण सुवर्ण होगा। तो कर्ण सुवर्ण जो है वो छोटानागपुर क्षेत्र को संबोधित किया जाता है। तो झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को जो है वो कर्क सुवर्ण नाम से संबोधित किया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ह्वेन-त्सांग के द्वारा की लोना, सुकालाना और कर्ण सुवर्ण ये दोनों कहा गया था। संथाल परगना को तो नरीखंड और कांकजोल कहा जाता है, ये सभी हमको पता ही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये है जो कलिंद देश के नाम से जाना जाता था। पुंड या फिर पुंडरू जो है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया था। आठवीं जो क्षेत्र या फिर देश की बात की जाए तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में कहा गया था। कुक्कुट देश जो है ये आप याद रखिएगा कि जो कुक्कुट देश है, तो कुक्कुट और कुक्कुट देश कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो हम सभी को पता है कि वो छोटानागपुर के नाम से जाना जाता था। मुरुंड आपका समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड बहुत सारा नाम है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 की बात कीजिए, तो ह्वेन-त्सांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन पहले समझिए कि हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में जो बताया गया है, हम लोग देख रहे हैं ह्वेन-त्सांग के बारे में, है ना। तो ज़रा सा रुकिएगा आप। तो ह्वेन-त्सांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई ला तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एक कोह शब्द का प्रयोग किया था। तो हम लोग देखते हैं ह्वेन-त्सांग का एक पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की। तो इस सी यू की पुस्तक में जो है वो जो है इस पुस्तक में पूरे राजमहल क्षेत्र के लिए जो है वो की चिंग काइला, तो की चिंग काइलो ये जो है वो पूरे पूरे राजमहल क्षेत्र के लिए करता है, नॉट सांथाल, पूरे राजमहल क्षेत्र के लिए ये यूज करता है। इसके अलावा देखिएगा, और इसका जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए वो दामिन एक कोह का नाम याद रखता है, दामिन एक कोह का यूज करता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि ह्वेन-त्सांग जो है इसका एक रचना है, यानी कि बुक है, उस बुक का नाम सी यू की है। तो इस सी यू की बुक में जो है वो ह्वेन-त्सांग राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई लो शब्द का यूज करता है, वहीं इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एक कोह शब्द का प्रयोग करता है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है आपका कि इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पे 1824 ईस्वी में दामिन एक कोह के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1824 ईस्वी में दामिन एक कोह की स्थापना हुई। तो कैप्टन टेनर, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि कैप्टन जॉन पेटीवार्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पे किस वर्ष दामिन एक कोह के सीमांकन की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिन एक कोह क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया गया। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर यानी कि डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो 1824 में जो है वो कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण होता है और उस सर्वेक्षण के आधार पे 1824 ईस्वी में दामिन एक कोह की स्थापना होती है, ठीक ना, ये याद रखिएगा। और कैप्टन जॉन पेटी वार्ड और कैप्टन टेनर के सर्वेक्षण के आधार पे ही 1832 ईस्वी में दामिन एक कोह की सीमांकन प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद इससे संबंधित जो क्षेत्र है इसको दामिन एक कोह क्षेत्र जो है वो घोषित कर दिया जाता है। आगे देखिए, इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चूटिया नागपुर शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि रांची के लिए जो है वो चूटिया रांची के लिए जो है वो चूटिया नागपुर शब्द का प्रयोग जो है वो कौन किया है। तो ये जो है वो J.H. हेविट साहब है। तो J.H. हेविट साहब रांची के लिए चूटिया नागपुर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष होती है। तो इसमें कन्फ्यूजन है 1833 है कि 1834 है। बुक में तो दिया हुआ है कि 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का जो मुख्यालय है वो विल्किंसन या फिर किशनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे अभी वर्तमान में रांची के नाम से जानते हैं। तो रांची को पहले किशनपुर और किशनपुर को पहले विल्किंसनगंज कहा जाता था। और जो आपका विल्किंसनगंज है ये एक मुख्यालय हुआ करता था दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का। और दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का जो स्थापना है वो 1833 में होता है। तो आप 1833 या फिर 1834 दोनों में कोई भी मान सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कि 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था। तो हम सभी को पता है वो आपका विल्किंसनगंज ये था। विल्किंसनगंज को बाद में जो है वो हम लोग किशनपुर कहते हैं और किशनपुर को ही बाद में हम लोग रांची के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कि विल्किंसनगंज का एक और अन्य नाम क्या था। तो वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि किशनपुर था। किशनपुर का नया नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी रांची है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि टॉलमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है। तो अगर हम लोग सरायकेला खरसावां की बात करें तो वहाँ पे जो खरसावां वाला क्षेत्र है इसके लिए जो टॉलमी है वो एक शब्द यूज करता है जिसका नाम है करतनिया, ठीक है ना, ये करतनिया यूज करता है। मानभूम जो है वो वर्तमान धानबाद को कहा जाता था और राजमहल तो आपको पता ही है। तो टॉलमी ने खरसावां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया था। तो ये हो जाएगा करतनिया। तो टॉलमी जो है वो खरसावां के लिए करतनिया शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि संथाल परगना। इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि संथाल परगना है कि छोटा नागपुर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो संथाल परगना वाला जो क्षेत्र है ये प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था। छोटा नागपुर तो आपका पठारी क्षेत्र है जबकि संथाल परगना आपका जो है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो किसको कहा जाता होगा, जंगल तरी, तो संथाल परगना को ही। तो इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अब देखते हैं आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कि मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो गब्रोगोई नाम से संबोधित किया है। तो ये मेगास्थनीज के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कीचुंग क्षेत्र के लिए मेगास्थनीज ने जो है वो जो कीचुंग क्षेत्र में रहने वाले जो जनजाति है इनको मेगास्थनीज के द्वारा मोदो गब्रोगोई नाम से संबोधित किया गया है। हम सभी को पता है कि नरीखंड जो है पहले नरीखंड बाद में कांकजोल, ये सभी क्षेत्र संथाल परगना वाले रीजन को ही कहा जाता था।
मानभूम जो है वो धनबाद को कहा जाता था। अब देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन जो है वो क्रम क्या है। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, तो सबसे पहले असुर जनजाति आता है, उसके बाद बिरजिया आता है, उसके बाद बिरहोर आता है, उसके बाद खड़िया आता है। तो असुर जो है वो झारखंड की प्राचीनतम जनजाति है और ये रांची, लोहरदगा, गुमला इन सभी क्षेत्रों में आती है। तो सबसे पहले आता है आपका असुर, असुर के बाद जो है वो आता है आपका, असुर के बाद बिरजिया, और बिरजिया के बाद आता है आपका बिरहोर, और बिरहोर के बाद आता है आपका खड़िया। ठीक ना। तो ये स्टार्टिंग के जो है वो 5 याद रखिएगा, 3-4 याद रखिएगा। तो असुर, उसके बाद बिरजिया, उसके बाद बिरहोर, उसके बाद खड़िया आते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो असुर जो है वो झारखंड की प्राचीनतम जनजातियां हैं। उसके बाद देखिएगा तो जो बिरजिया, बिरहोर और खड़िया है ये लगभग साथ ही साथ आता है, तो इन सभी को याद रखिएगा एक साथ ही। तो असुर अकेले आता है सबसे पहले, उसके बाद बिरजिया, फिर आपका बिरहोर और खड़िया, ये तीनों जो है वो साथ में आते हैं। और ये तीनों जो है वो संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। हल्का सा कन्फ्यूजन हो गया, इस वाले पॉइंट को आप बढ़िया से देखिए, क्या है कि ये इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसमें आप कन्फ्यूजन मत रखिए। तो झारखंड में आने वाला सबसे जो प्रथम जनजाति है वो आपका असुर है। ठीक है, ये आपका पहला नंबर में है। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे नंबर की बात करें तो आपके बिरजिया, उसके बाद बिरहोर, उसके बाद जो है वो खड़िया, ये आते हैं, ये दूसरे नंबर में आते हैं, एक साथ ही आते हैं। तो बिरजिया, बिरहोर और खड़िया है वो संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। थर्ड नंबर में जो है वो आते हैं कौन, तो वो आते हैं कौरवा। तो थर्ड नंबर में कौरवा आते हैं। कौरवा के बारे में कोई डिटेल्स नहीं दिया हुआ है। चौथे नंबर में जो है वो आते हैं आपके मुंडा, उरांव, हो। तो मुंडा, उसके बाद है उरांव और उसके बाद है हो। तो मुंडा, उरांव और जो हो है ये तीनों एक साथ आते हैं चौथे नंबर में। तो मुंडा, उरांव, हो के बारे में बताया गया है कि मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। तो ये मुंडा और उरांव के बारे में बताया गया, हो के बारे में नहीं। तो ये 4 हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग 5वां नंबर देखें तो 5वें नंबर में हम लोग जो है वो नाम देखते हैं चेरो, खरवार और संथाल का। तो चेरो, उसके बाद है आपका खरवाल, उसके बाद है आपका संथाल। संथाल जनजाति झारखंड में सबसे अधिक है और सबसे लास्ट में यही आता है। और चेरो, खरवाल, संथाल के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवार एवं संथालों को छोड़कर झारखंड में पाए जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में आकर बस चुकी थी। तो 1000 जनजाति 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो चेरो, खरवार और संथाल को छोड़कर जितना भी जनजाति है सभी वो छोटानागपुर क्षेत्र में आकर बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल जो है वो हजारीबाग में आकर बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का जो विस्तार है वो संथाल परगना वाले क्षेत्र में हुआ। तो संथाल जनजाति के लोग सर्वप्रथम जो है वो अगर पूर्व मध्यकाल की बात करें तो ये हजारीबाग में आके बसते हैं। उसके बाद जब ब्रिटिश काल स्टार्ट होता है तो ये जो है इनका विस्तार हो जाता है संथालों के, संथालों का जो विस्तार है वो संथाल परगना वाले क्षेत्र में हो जाता है। ठीक ना। और फिर वहाँ पे संथालों की अधिकता के कारण इनका नाम जो है वो संथाल परगना पड़ गया इस क्षेत्र का। तो ये क्रम याद रखिएगा 5 ठो क्रम कौन कौन याद रखिएगा हमेशा देखिए। अगर हम लोग देखें तो पहले नंबर पे क्या याद रखिएगा, तो ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर में याद रखिएगा असुर के बारे में, असुर अकेले हैं। दूसरा नंबर याद रखिएगा बिरजिया, बिरहोर और खड़िया के बारे में, 3 ठो। उसके बाद थर्ड नंबर में याद रखिएगा आप, यहाँ पे इसको 3 नहीं लिखते, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना। पहला नंबर अकेले आता है असुर, दूसरे नंबर में 3 आते हैं बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। उसके बाद थर्ड नंबर में फिर अकेले आता है, वो है आपका कौन, तो वो है कौरवा। फिर चौथे नंबर में फिर जो है वो हम लोग 3 ठो याद रखते हैं। चौथे नंबर में फिर 3 ठो याद रखते हैं, कौन कौन, मुंडा, उरांव और हो। उसके बाद अगर 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर में फिर जो है वो 5वें नंबर में 3 ठो आते हैं। ठीक है, 5वें नंबर में 3 फिर आते हैं, कौन कौन, चेरो, खरवार और संथाल। तो ये क्रम देख लिए। सबसे पहले आते हैं पहला नंबर में असुर,
उसके बाद दूसरे नंबर में कौन आता है, 3 ठो आते हैं, बिरजिया, बिरहोर और खड़िया। उसके बाद थर्ड नंबर में एक आते हैं, कौरवा। उसके बाद फोर्थ नंबर में 3 आते हैं, मुंडा, उरांव और हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर में 3 आते हैं, चेरो, खरवार और संथाल। सबसे लास्ट में संथाल आता है। और झारखंड में सबसे अधिक संथाल जनजाति का ही प्रतिशत है। अगर ओवरऑल जनजातियों में सबसे अधिक प्रतिशत की बात की जाए तो वो संथाल जनजाति के ही है। और संथाल जनजाति का जो प्रतिशत है वो झारखंड में 34% है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो आई होप ये झारखंड में जो झारखंड का ऐतिहासिक परिचय था नामकरण से संबंधित, इसको हम लोग पूरा कर लिए हैं और ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।